नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करने में जुटे होंगे। साथियों, आज हम 500 प्रश्न की जो श्रृंखला है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न को सॉल्व कर दिया था कल वाली क्लास में। आज हम 31 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यदि क्लास की आपको पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या है, पीडीएफ मिल जाती है, क्लासेस की क्या मिल जाती है यहाँ पर पीडीएफ, और उससे संबंधित क्विज वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा आपके लिए 31 नंबर का प्रश्न, जो कि हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पर्यावरण को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, तो बताइएगा पर्यावरण को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है 4 है, 5 है और 2 है, 3 है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा। तो पर्यावरण को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, 4 घटकों में विभाजित किया गया है। जान लेते हैं कौन कौन से घटक हैं साथियों। तो पर्यावरण को मूलतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, वायुमंडल हो जाता है आपका, ठीक है, एक तो वायुमंडल हो जाता है, जलमंडल हो जाता है, स्थल मंडल हो जाता है, जीव मंडल हो जाता है। कितने घटक हो गए आपके, 4 घटक हो गए। इससे मिलकर के आपका क्या बना है, पर्यावरण बना है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कुछ और अन्य बातों को भी जान लेते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से, परिधन आवरण से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हमारे आसपास मौजूद हर चीज़। ठीक है, जितने भी हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं, तो आपकी पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, पर्यावरण कारकों को उनकी प्रकृति के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। उनकी प्रकृतियों के आधार पर कितनी श्रेणी में बांटा गया है, 2 श्रेणी में बांटा है। कौन कौन सी है, एक तो जैविक होती है, एक अजैविक होती है। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक कौन सी होती है, जैविक और अजैविक होती है। पर्यावरण के जैविक घटकों में पौधे, प्राणी शामिल होते हैं। ठीक है, और अजैविक घटक में क्या शामिल होता है, आपका तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, वर्षा होगी, मिट्टी होगी, खनिज हो गया आदि, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर भौतिक लिखा है, आपको इस पर क्या लिखना है, अजैविक कर लेना है। ठीक है, जैविक और अजैविक 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भौतिक भी बोल सकते, कभी कभी आपको भौतिक भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो बताना है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। ऑप्शन 1 है न्यूयॉर्क हो जाता है, दिल्ली हो जाएगी आपकी, मुंबई हो जाती है, या टोक्यो हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने साथियों, क्योंकि एमपी टेट वर्ग 3 में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा टोक्यो हो जाता है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा हो जाता है, आपका टोक्यो हो जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न आपके ये रहा सामने, सर्वोत्तम किस्म की भारतीय टीक यानी सागौन किस जंगल में पाया जाता है। प्रश्न में पूछा है कि सागौन है ना, जो अच्छे किस्म का सागौन है ना, वो कहाँ पर पाया जाता है, आपको ये आपको बताना है। बताइएगा कहाँ पर पाया जाता है, सुंदरबन में पाया जाता है, कान्हा वन में पाया जाता है, या सतपुड़ा वन में पाया जाता है, या गिर वन में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको इसमें से बता देना है। साथ ही हम एग्जाम तक 500 प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं और संपूर्ण विश्लेषण के साथ में करने वाले हैं। तो अभी तक सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथियों, क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर क्या है, ईवीएस से संबंधित आपको पेडागोजी की और ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की क्विज भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है साथियों, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, सतपुड़ा वन हो जाता है आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। ठीक है, सतपुड़ा वन में उत्तम किस्म का क्या सागौन आपका पाया जाता है। ठीक है, जंगल पाया जाता है। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में कितने विषय हैं आपको बताना है। जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है जिसे हम पढ़ते हैं उसकी विषय, जो उस विषय के अध्ययन में कितने पाठ्यक्रम में कितने विषय रखे गए हैं, यह आपसे पूछा गया है। बताना है 4 हैं क्या, 4 हैं क्या, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में 6 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं, 6। एनसीईआरटी के अनुसार पर्यावरण में कितने, एनसीईआरटी के अनुसार कितनी, 6 थीमें रखी गई हैं। कितनी, 6 थीमें हैं। कौन कौन सी हैं, चलिए जान लेते हैं। तो आपकी 6 थीमें कौन कौन सी हैं हम बता देते हैं कि पर्यावरण और मित्र, परिवार और मित्र हो जाती है। जो मुख्य थीमें हैं वो 6 हैं। कौन कौन सी हैं, पर्यावरण, परिवार और मित्र हो जाती है। सॉरी साथियों, एक सेकेंड।
परिवार और मित्र हो जाती है, भोजन हो जाता है आपका, पानी हो जाती है, आवास हो जाता है, यात्रा हो जाती है, और हम चीज़ें जिसे बनाते हैं। इसे आपको याद रख लेना है। यहाँ से आपसे एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से? तो हमारी पर्यावरण की कितनी थीमें हैं? 6 थीमें हैं। कौन कौन सी हैं? परिवार और मित्र हो जाता है आपका, भोजन हो जाएगा, पानी हो जाता है, आवास हो जाता है, यात्रा, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? तो पर्यावरण की थीम के अंतर्गत आती हैं। कितनी थीमें हैं? 6 थीमें हैं। इनकी कुछ सब थीमें हैं, उसे हम किसी अन्य क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है साथियों, सब थीमों से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। रानीगंज में प्रथम कागज कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न पूछा है, रानीगंज से संबंधित है। तो रानीगंज में प्रथम कागज कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको ये बताना है। तो 1887 में हुई थी क्या? 1891 में हुई थी क्या? 1894 में हुई थी क्या? 1918 में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? 35 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी 1894 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो रानीगंज में जो कागज का कारखाना है उसकी स्थापना 1894 में की गई थी। ठीक है, अब कागज से संबंधित प्रश्न आया है तो हम यहाँ से एक दो प्रश्नों को और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखो, आधुनिक तकनीक पर आधारित कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो आपका कोलकाता में खोला गया था। इसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रश्न आपका बन जाता है यहाँ से कि आधुनिक तकनीक पर आधारित पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? आपका कोलकाता में, हुगली नदी के पास के किनारे के नाम की जगह पर खोला गया था। कब खोला गया था? तो आपका 1870 में खोला गया था। इसको भी आपको याद रखना, क्योंकि आपसे सन पूछी है तो हो सकता है कि कोलकाता में जो कागज बनाने का कारखाना है कब खोला गया था? तो 1870 में खोला गया था। ठीक है, इसे भी याद रख लेंगे। यहाँ टीटागढ़ की बात करते हैं। टीटागढ़ में 1882 में खोला गया था। ठीक है, बंगाल में 1887 में खोला गया था, और जगाधरी में आपका 1990 में खोला गया था। क्योंकि यहाँ से आपको इस तरह से रानीगंज का पूछा है तो हो सकता है टीटागढ़ का पूछ ले, बंगाल का पूछ ले, और जगाधरी का पूछ ले। तो आपको इन तीनों सनों को याद रखना है, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस तरह के प्रश्न जब पूछा गया है तो। ठीक है, इसलिए मैं इस तरह के प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूँ। यही हम बात कर लेते हैं। भारत में पहला अखबारी कागज मिल मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थापित किया गया था। प्रश्न आता है अखबारी कागज का, याद रखेंगे अखबार वाला जो कागज होता है आपका, अखबारी कागज का जो पहला कारखाना है कहाँ पर खोला गया था? तो नेपा नगर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। नेपा नगर की स्थापना कब हुई थी? तो नेपा नगर में जो कारखाना मिल खोला गया था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, किसने उद्घाटन किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे 26 अप्रैल 1956 को इसका क्या किया था? उद्घाटन किया। इसको भी आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब प्रश्न आता है सबसे पहले कागज का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले कागज का आविष्कार आपके चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि सबसे पहले कागज का आविष्कार किसने किया था? आपका चीन ने किया था। कब किया था? तो 201 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 201 ईस्वी पूर्व की बात होती है। ठीक है, हान राजवंश के समय चीन के निवासी काई लून ने किया था। किसने किया था? तो इसको भी याद रखेंगे, काई लून, इन्होंने क्या किया था? कागज का आविष्कार किया। कागज का आविष्कार किसने किया? तो काई लून ने किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है साथियों। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, सबसे जो कागज बनाने का जो आविष्कार किया किसने किया? काई लून ने किया आपका। ठीक है, देखो, कागज बनाने का आविष्कार काई लून ने किया। शाही चीनी अदालत में ये काम करने वाले एक गणमान्य व्यक्ति थे। ठीक है, ये क्या करते थे? वहाँ पर काम करते थे। उन्होंने पुराने कपड़ों, जैसे पेड़ों की छाल और मछली पकड़ने के जाल के टुकड़े होते हैं ना, उन्हें इकट्ठा कर कर क्या बनाया था? जो कागज की इन्होंने चादरें बनाई थी। ठीक है, यहाँ से उन्होंने क्या आविष्कार करना सीखा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं साथियों। अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बताना है आप सभी को कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है आपका कोलकाता हो जाता है, भोपाल हो जाता है, हैदराबाद हो जाता है, आपका उज्जैन हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है। और आप अपनी तैयारी को भी जांचते हुए चलिएगा कि हमसे कितना आ रहा है। ठीक है, और हमने अभी तक कितना पढ़ लिया, कितना सीखा है, किस तरह के प्रश्न आपको एमपी टेट में पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है साथियों। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा तो उज्जैन हो जाता है आपका। ठीक है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो किया जाता है, ये किया जाता है, हर साल किया जाता है उज्जैन में। ठीक है, ये 7 ऋषियों के समारोह में किया जाता है। ठीक है, कितने ऋषि हैं इसमें? 7 ऋषियों का नाम
सामने आता है, ठीक है। तो उज्जैन में हो जाता है आपका, इसे भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पढ़िएगा साथियों। सेशन यदि समझ में, प्रश्नों के उत्तर समझ में आ रहे हो, सेशन यदि अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है साथियों। जिससे क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है और मैं आपके लिए और भी बेहतर प्रश्नों के विश्लेषण लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइएगा। यहाँ से प्रश्न आपको फिर से देखने को मिल सकता है। तो वर्गीस खुराना हो जाता है क्या, सुशोभन बनर्जी हो जाता है क्या, डॉक्टर लीला जोशी हो जाता है क्या, डॉक्टर मंजुला अनागनी हो जाता है क्या। तो आपको बता देना है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपके यह हो जाता है ऑप्शन आपका ए, यानी डॉक्टर वर्गीस खुराना को किस क्रांति के रूप में जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित। देखो बात करते हैं, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस खुराना है। इन्होंने दुग्ध उत्पादन में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनाया, किसको, भारत को, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को फिर से मिल सकता है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से हो जाता है आपका। यही प्रश्न आता है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति में के जनक कौन है, तो अरुण कृष्णन है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, नीली क्रांति के जनक कौन है, तो अरुण कृष्णन हो जाते हैं, ठीक है। यही प्रश्न आता है गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, तो गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, दुर्गेश पटेल हो जाते हैं आपके, कौन हो जाते हैं, दुर्गेश पटेल हो जाते हैं, ठीक है। स्वर्णिम क्रांति आपसे पूछी जाती है, तो स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, निरपक तेज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है, तो निरपक तेज हो जाते हैं, ठीक है। प्रश्न आता है लाल क्रांति के जनक कौन होते हैं, तो आपके लाल क्रांति के जनक हो जाते हैं विशाल तिवारी जी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि जब श्वेत क्रांति पूछी गई है तो हो सकता है वहाँ से दूसरी क्रांति को उठा लिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए, तो यह पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। भारत में सिल्वर क्रांति की जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है, ठीक है। प्रश्न आता है सिल्वर क्रांति के जनक कौन है, तो आपकी इंदिरा गांधी हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है हरित क्रांति का, ठीक है। यह सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, देखो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, मनकोम्बू समशिवन स्वामीनाथन है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में इन्होंने बड़ा ही अपना योगदान दिया है, ठीक है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यहीं विश्व लेवल की बात की जाती है तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। दुनिया की बात की जाती है तो किसको माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। दुनिया की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, और भारत की बात करते हैं तो कौन, MS स्वामीनाथन हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। MS स्वामीनाथन को मनकोम्बू समशिवन स्वामीनाथन भी इनका ये पूरा नाम है, ठीक है। और शॉर्ट में आपको लिखा मिलेगा MS स्वामीनाथन, ठीक है। यहाँ से भी आपको कई प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। मैंने करवा दिया, आगे चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है, प्रश्नों का लेवल अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें सर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन फसल के मौसम से जुड़ा त्यौहार नहीं है। प्रश्न में पूछा है कि कौन सा त्यौहार है जो फसल से जुड़ा हुआ नहीं है, बताना है आपको। दीपावली हो जाती है आपकी, दिवाली हो जाती है, होली हो जाती है, राखी हो जाती है और पोंगल हो जाता है, ठीक है। आपको बताना है पोंगल है साथियों, इसे गलत कर लेना यहाँ पर, पोंगल है। तो बताना है आपको कौन सा सही होने वाला है, तो 38 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा पोंगल, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है, कौन सा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पोंगल आपका क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। चलते हैं हम आगे। भूजल का उपयोग निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए सबसे अधिक किया जाता है, तो आपको बताना है जो भूजल है ना, हमारा पृथ्वी के जो अंदर का जल है, वाटर है, उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, ग्राउंड वाटर की। तो ग्राउंड वाटर का उपयोग हम किस में करते हैं, धुलाई के रूप में करते हैं, पीने के रूप में करते हैं, कृषि के रूप में करते हैं, उद्योग के रूप में करते हैं। तो सबसे अधिक पूछा है, सबसे अधिक हम किस में करते हैं ये बताना है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कन्फ्यूज करने वाले 4 ऑप्शन हैं साथियों। अब आपको बता देना है कौन सा राइट आंसर आप साथ में जाओगे, ठीक है।
तो सबसे अधिक हम उपयोग धुलाई में करते हैं, पीने में करते हैं, उद्योग में करते हैं, कृषि में करते हैं। तो जो हमारा भूजल है ना, कृषि वाटर यानी ग्राउंड वाटर है, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम एग्रीकल्चर में करते हैं, यानी कृषि क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होने वाला है। सबसे अधिक उपयोग आपका कहाँ होता है? कृषि क्षेत्र में होता है, यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र में होता है। ठीक है, किसका? जो भूजल का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? बताना है आपको, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो त्रिशूल हो जाती है आपकी, पृथ्वी हो जाती है, अग्नि हो जाती है, धनुष हो जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बता देना है। जो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताइएगा क्या होने वाला है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आपकी त्रिशूल हो जाती है, यानी ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, त्रिशूल आपकी क्या है? ये क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना कौन सी त्रिशूल है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्लास्टिक से हल्का और स्टील से मजबूत है? प्रश्न में पूछा है प्लास्टिक से तो हल्का है, लेकिन किससे मजबूत है? स्टील से मजबूत है। तो बताना है 2DPA1 हो जाता है क्या? 3DSQ हो जाता है क्या? WRS1 हो जाता है क्या? 123SRD हो जाता है क्या? साथियों, इस तरह के प्रश्न आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, क्योंकि मैं सिंपल प्रश्न लेकर नहीं आता हूँ आपके लिए। आपको कई चैनलों पर क्या है सरल सिंपल प्रश्न मिलते हैं, वहाँ पर क्या है आपका पढ़ने में भी मन लग जाता है, उन प्रश्नों को हल करने में मन लग जाता है। लेकिन मैं सरल सिंपल प्रश्न लेकर नहीं आता हूँ, जानबूझ के नहीं लेके आता हूँ। क्यों नहीं लाता हूँ? उसका कारण यह है क्योंकि सिंपल प्रश्न तो आप हर कहीं से कर लोगे, किसी भी चैनल से आप पर मिल जाएंगे, लेकिन जो पेपर में आने वाले, एग्जाम में आने वाले प्रश्न तो यही हैं, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल प्रश्न तो आपको आते ही हैं ज़्यादातर। जो प्रश्न आपको आते नहीं है वही तो आपको सीखना है, जो आपको लाखों की भीड़ से क्या है अलग करेंगे। ठीक है, आपका सपना एमपी टेट क्वालिफाई करना नहीं है। एमपी टेट तो क्वालिफाई आपका हो जाएगा, मुझे पता है एमपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि 50% पर होता है एमपी टेट क्वालिफाई। 50% पर हो रहा है ईडब्ल्यूएस वालों का और जनरल वालों का आपका हो रहा है 60% पर, यानी 90 नंबर लाना है। ठीक है, और 50% वालों को कितने नंबर लाना है? 75 मार्क लाना है। ठीक है, तो 75 मार्क लाने के लिए इतनी बड़ी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी आपको ना 90 नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है? अभी से मेहनत करना स्टार्ट करनी है। वो मेहनत करनी है जो हमें आगे, जो हमारी चयन परीक्षा होगी ना, उसमें हमें क्या है सबसे अलग करे। तो उसमें सबसे अलग होना है आपको, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको याद ही करना होगा। क्या करना होगा? याद करना ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है आपका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। ठीक है, ऑप्शन ए 2DPA1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2DPA1 हो जाता है। देखो, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। ठीक है, देखो प्लास्टिक दो तरह में बांटा गया है। कितने तरह में बांटा गया है? प्लास्टिक को दो तरह में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो थर्मोप्लास्टिक होती है आपकी, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में दी गई हैं, या आप यदि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हो क्लास 8 की, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक होती है ना, जो आपकी थर्मोप्लास्टिक्स को पर्याप्त गर्मी देने पर नरम किया जा सकता है। ठीक है, यदि इसे गर्म किया जाता है तो ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक को यदि आप गर्म करते हो तो नरम हो जाती। कैसी हो जाती? नरम हो जाती, यानी इसे तोड़ मोड़ जा सकता है, यानी पिघल जाता है। ठीक है, और जैसे इसके जो उदाहरण हैं, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरीन है, पीटीएफआई है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। ठीक है, इसको भी आपको, जैसे पॉलीथीन होती है आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गर्म गर्म करते हो ना, हीट देते हो ना, जैसे क्या है ये पिघल जाते हैं। ठीक है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ना आपके, थर्मोसेटिंग प्लास, इन्हें गर्म करने पर सेट हो जाती है। कैसी हो जाती है? सेट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके घर में लाइट के स्विच होते हैं ना, बोर्ड होते हैं ना, उनकी जो प्लास्टिक होती है गर्म करने पर कैसी हो जाती है? आप देख सकते हो। ठीक है, और यदि उन्हें तोड़ोगे तो क्या है? चकनाचूर हो जाएगी। ठीक है, ऐसी प्लास्टिक होती है ना, जिसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग। एक बार सेट होने पर दोबारा से गर्म करोगे तो वो क्या है? किसी काम की नहीं रहती है। ठीक है, एक बार ही इस्तेमाल होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक को क्या है? गर्म करके हम दोबारा से भी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की ये प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक को प्राकृतिक जैविक पदार्थों जैसे सेल्यूलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस, नमक, कच्चे तेल से प्राप्त किया जाता है। साल 1856 में ब्रिटिश, किसमें? ब्रिटिश केमिस्ट अलेक्जेंडर पार्क्स ने पहला मानव निर्मित प्लास्टिक बनाया था। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि पहला मानव निर्मित प्लास्टिक किसने बनाया था? तो आपका अलेक्जेंडर पास्क ने पहला मानव निर्मित प्लास्टिक बनाया था। कब बनाया था? तो 1856 में बनाया था आपका।
ये सन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। 1856 में ब्रिटिश केमिस्ट अलेक्जेंडर पास्क ने पहला मानव निर्मित प्लास्टिक बनाया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न आपको आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है साथियों, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यदि इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है, 100 प्रश्न कंप्लीट होते ही मैं आपको 90 प्रश्नों पर ही मैं आपको क्या है PDF डाल दूंगा। ठीक है, 90 3 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी, कल वाली क्लास कंप्लीट होते ही आपको 90 प्रश्नों की PDF मिलेगी। ठीक है, जिसमें क्या है आपको 90 प्रश्न मिल जाएंगे, वहाँ से क्या है एक साथ आप 90 प्रश्नों को पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बताइए निम्नलिखित में से कौन इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह था, बताइएगा। चलो, ऑप्शन ए है एस्ट्रोसैट, एप्पल अनसैट, SLV-D1। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़िए साथियों अच्छे से एक बार आप भी। क्वेश्चन नंबर 42 है, बताना है आपको क्या होगा इसका जो राइट आंसर है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन आपका बी होने वाला है। क्या होने वाला? एप्पल है। ठीक है, इसरो का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह था, कौन सा था आपका? एप्पल हो जाता है। ठीक है, इसरो ने स्वदेशी है, भारत में निर्मित है, कौन सा है? एप्पल हो जाता है आपका। इसे आपको क्या है याद रखना है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? यदि किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा किस वर्ष लागू हुई? बताइएगा किस वर्ष लागू हुई। सिंपल प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो आपका मन भी नहीं लग रहा होगा, लास्ट आपको लगेगा कि सेशन को छोड़ के जाते हैं। यदि सेशन को छोड़ के जाते हो तो आपका ही नुकसान होने वाला है साथियों। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा किस वर्ष की गई थी आपकी? 1961 में की गई थी क्या? 1967 में की गई थी क्या? 1973 में की गई थी क्या? 1978 में की गई थी क्या? बताना है आपको। 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1967 हो जाएगा। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना। कब की गई थी? तो 1967 में। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा कब की गई थी? तो आपकी की गई थी 1967 में की गई। ठीक है, बाहर अंतरिक्ष के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? प्रश्न है अचल जीव का उदाहरण है। काइटन है, लीच है, इक्नस है, यूपलेक्टला है। बताइएगा, पूछा है अचल जीव का उदाहरण क्या है। तो आपका अचल जीव का जो एग्जाम्पल है वो हो जाता है यूपलेक्टला। क्या हो जाता है? यूपलेक्टला हो जाता है अचल जीव का एग्जाम्पल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अचल बीजाणु वनस्पति कोशिकाओं के एक हिस्से से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये जो वनस्पति कोशिकाएं होती हैं हमारी, उसके एक हिस्से से बना होता है। ठीक है, बने होते हैं, और इसमें गतिशीलता नहीं होती। क्या नहीं होती है? गतिशीलता नहीं होती, तभी तो इसे बोलेंगे अचल। क्या बोलते हैं? अचल जीव। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? गतिशीलता। ठीक है, गतिशीलता नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इसके अंदर क्या है? गतिशीलता नहीं होती है। तो हीमोटॉकस और बिगेरिया, हीमोटॉकस और बिकेरिया ये क्या है? कवक और शैवाल के 2 उदाहरण हैं। ठीक है, इन्हें भी याद रखेंगे, ये अचल जीव के एग्जाम्पल हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यूपटेक्ला एक आपका हो जाता है, हीमोटॉकस हो जाता है, बिकेरिया हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। अचल जीव किसे बोलते हैं? वनस्पति कोशिकाओं के एक हिस्से से बनते हैं। किससे बनते हैं? यह वनस्पति कोशिकाओं के एक हिस्से से बनते हैं और गतिशीलता नहीं होती इनके अंदर। ठीक है, चलें आगे। ये आपका प्रश्न है, यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? बताइएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ना आपकी, सेल्स होते हैं, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, रिक्तिकाओं में होता है। तो कहाँ पर होता है प्रकाश संश्लेषण आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, या साइटोप्लाज्मा में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या रिक्तिका में होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 45, तो इसका जो राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो 2 तरह की कोशिका होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलें आगे। अगला प्रश्न है, गिर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है। बताना है आपको कौन सा इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो गिर से याद रखेंगे, गिर यानी गुजरात। ठीक है, गिर यानी गुजरात। तो गुजरात में हो जाता है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको आपको याद रखना। गिर अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाता है? ये गुजरात में हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जल जो रासायनिक और जैविक अशुद्धियों से मुक्त होता है कहलाता है। किससे मुक्त होता है?
जो जैविक अशुद्धियाँ होती हैं यानी रासायनिक यानी केमिकल मुक्त होता है, कौन सा होता है बताइएगा। अशुद्ध जल होता है, पीने योग्य पानी होता है, पौष्टिक पानी होता है, काला पानी होता है। तो केमिकल यानी मुक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अशुद्ध जल। ठीक है, याद रखेंगे, डिस्टिल वाटर बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए सही होने वाला है। अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि किसी को याद है तो। ठीक है, अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, डिस्टिल वाटर का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान कितना होता है इसका 7 होता है। ठीक है, देखो 7 आपका बीच में होता है, मिड पॉइंट होता है ये पे। ठीक है, इससे यदि अधिक होगा यानी 7 से 14 के बीच में होगा या 7 से 0 के बीच में होगा, तो 7 से 0 के बीच में क्या होता है आपका, जल्दी से बताइएगा, अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, अम्लीय होगा, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। और यदि 7 से अधिक है पीएच वैल्यू किसी की, तो वह क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। कैसी प्रकृति को दर्शाएगा, तो क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। बीच में क्या होता है आपका, अशुद्ध न्यूट्रल होता है आपका, बीच में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जो जल का रासायनिक अशुद्धियों से मुक्त होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है उसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चले हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न अगला आपके सामने है, स्वच्छ पानी का बीओडी का मान होता है। प्रश्न आपसे पूछा है जो स्वच्छ जल होता है ना उसका जो बीओडी होता है कितना होता है। 5 ppm से कम होता है, 17 ppm से कम होता है, 10 ppm से कम होता है और 15 ppm से कम होता है। बताइएगा, जो स्वच्छ जल है ना, मैंने एक क्लास में आपको ये प्रश्न पहले भी करवा रखा है और फिर से आया है तो फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो स्वच्छ जल होता है ना उसका बीओडी कितना होता है, तो 5 ppm से कम होता है। कितने ppm से, तो 5 ppm से कम होता है। यानी जो शुद्ध जल होता है आपका उसका 1 या 2 ppm होता है। कितना होता है, 1 या 2 ppm होने वाला है। कितना होता है, 1 या 2 ppm मान होता है। ठीक है, यदि 5 से कम है तो वह स्वच्छ जल में आएगा आपका, यदि 5 से अधिक हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, स्वच्छ जल नहीं बोलेंगे उसे। ठीक है, उसे स्वच्छ जल नहीं बोलेंगे। 5 ppm से यदि उसका वैल्यू कम है, ठीक है, 5 ppm से बीओडी का मान कम है तो वह क्या है, स्वच्छ जल कहलाएगा। कैसा जल कहलाएगा, स्वच्छ जल। ठीक है, यदि आपके प्रश्न में 1 या 2 ppm भी आता है तो भी वह सही होने वाला है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, लगभग 2 ppm होता है स्वच्छ जल का, लेकिन 5 से कम होता है। ठीक है, 5 से अधिक जाएगा तो अशुद्ध जल में नहीं रहेगा वो। ठीक है, ऐसे आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। अजैविक निम्नीकरण कचरे के लिए किस रंग के डिब्बे का उपयोग किया जाता है। प्रश्न में पूछा है अजैव निम्नीकरण कचरे के लिए किस रंग के डिब्बे का उपयोग किया जाता है। हरे डिब्बे का करते हैं, नीले डिब्बे का करते हैं, पीले डिब्बे का करते हैं, लाल डिब्बे का करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ 49 का क्या होने वाला है राइट आंसर। तो जो अजैव निम्नीकरण होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, नॉन जो कभी क्या है, नष्ट नहीं होते। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन बायो, जो लंबे समय में क्या है जिनका क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, जिसे किस डिब्बे में हम डालते हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है आप सभी को, बताइएगा। 49 का क्या होगा, तो नीला डिब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला डिब्बा। अब ये हरे डिब्बा, पीले डिब्बा, लाल डिब्बा, नीले डिब्बा, इन डिब्बों का क्या महत्व है, कौन से डिब्बे में कौन सा कचरा डाला जाता है, तो जान लेते हैं, चलते हैं आगे जानते हैं। देखो देखो कचरे के डिब्बे कई तरह के होते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं आपका देख लो। नीला डस्टबिन हो जाता है। ठीक है, हरा डस्टबिन हो जाता है आपका, एक पीला डस्टबिन हो जाता है, एक लाल डस्टबिन हो जाता है। अब नीला डस्टबिन में कैसा कचरा इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे नीला डस्टबिन होता है तो प्लास्टिक, कपड़ा, कागज, लोहा वगैरह वगैरह डाला जाता है। ठीक है, किसमें, नीले वाले में। ठीक है, ये देखो प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक का अपघटन तुरंत नहीं होता आपका, कपड़ा भी तुरंत से अपघटन नहीं होता है। ठीक है, और कागज तो आपका हो ही जाता है, लोहा है, इस चीज़ें ये क्या है, तुरंत अपघटन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हो जाती है। ठीक है, कागज नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। हरा डस्टबिन होता है उसमें डाल देते हैं क्योंकि ये डिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और हरा डस्टबिन होता है जिसमें गीले कचरे के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, फलों के छिलके हैं, पेड़ पौधे की कतरन होती है वगैरह वगैरह डाला जाता है। ठीक है, पीला डस्टबिन होता है जिसमें सैनिटरी पैड्स वगैरह होते हैं, डायपर, वेट्स, ठीक है, नैपकिन, मास्क वगैरह इसमें डालते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के डिब्बे होते हैं, अलग अलग तरह का इसमें सामान डाला जाता है। ठीक है, लाल डस्टबिन होता है प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में इस्तेमाल होता है। कौन सा वाला डस्टबिन, लाल वाला, इसको भी याद रखेंगे। प्रयोगशाला और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला डस्टबिन कौन सा होता है आपका, लाल होता है। ठीक है, रेड, लाल डिब्बा। ठीक है, रेड बिन्स होता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखेंगे। चलें आगे। जल अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था बताइए।
तो जल अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? मार्च 1974 में हुआ था, मार्च 1975 में हुआ था, 1974 में हुआ था, अप्रैल 1974 में हुआ था, अप्रैल 1975 में हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जो जल अधिनियम है आपका उसको किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह किया गया था मार्च 1974 में। कब किया गया था? तो मार्च 1974 में किया गया था। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। चले आगे, जल अधिनियम हो गया आपका। एथिलीन डाइक्लोराइड एक प्रकार का विष है, तो ये किस प्रकार का विष है? आमाशयी विष है क्या? स्टोमच पोइजन है, पॉइजन सॉरी, संपर्क वाला विष है, ठीक है, यानी कॉन्टेक्ट पॉइजन है, जैविक विष है, बायोलॉजिकल पॉइजन है, ठीक है, घूसक है। तो यह क्या हो जाता है आपका? घूसक हो जाता है। क्या हो जाता है? घूसक, यानी स्मोक होता है, ठीक है। एथिलीन डाइक्लोराइड आपका क्या होता है? एक स्मोक होता है, एक स्मोक का प्रकार है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण का मुख्य सकारात्मक प्रभाव है? प्रश्न में पूछा है कि शहरीकरण का प्रभाव क्या है आपका? परिवहन सुविधा है, औद्योगिकरण हो जाता है, स्वास्थ्य देखभाल हो जाती है, रोजगार हो जाता है। तो शहरीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव क्या है? रोजगार, ठीक है। यदि आप शहर में रहते हो तो किसके लिए रहते हो? रोजगार, क्योंकि वहाँ पर आपको काम करने के रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, ठीक है। किसी न किसी प्रकार का आपको क्या है वहाँ पर रोजगार मिल ही जाएगा, ठीक है। आपके लिए क्या है वहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं रोजगार के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को क्या मिल सकता है? तो रोजगार मिल सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य की तो बात शहरों में कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितना प्रदूषण शहरों में होता है उतना गांव लेवल पर नहीं होता, ठीक है। औद्योगिकरण भी आपको शहरों में ही देखने को मिलेगा, तो क्या है, परिवहन की सुविधा भी आपको शहरों में ही देखने को मिलेगी। अब तो गांव में भी सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, लेकिन जो सकारात्मक प्रभाव है वो रोजगार का हो जाएगा, ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऑप्शन आपका डी होने वाला है। तो आपको अच्छे से ऑप्शन क्या है हटा करके और आंसर दे देना, ठीक है। जो मुख्य पूछा है तो मुख्य आपका रोजगार होगा, ठीक है। लगेंगे आपको चारों सही हो सकते हैं, लेकिन आपका रोजगार वाला क्या है अलग से हो जाएगा, क्योंकि शहरों में आपको क्या है रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ कार्य करने का वहाँ पर मिल जाता है अच्छे से। चले आगे, अगला प्रश्न है आपके सामने है, वृक्षों के कृषि उपयोग सहित कृषि और वृक्षों की परस्पर क्रिया कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं आपको बता देना है। तो कृषि वनिकी कहलाती हैं, सामाजिक वनिकी कहलाती है, वन प्रबंधन कहलाती हैं, वन संरक्षण कहलाती हैं। प्रश्न में पूछा है वृक्षों के कृषि उपयोग सहित कृषि और वृक्षों की परस्पर क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो बताना है आपको क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो यह कहलाती हैं कृषि वनिकी, ठीक है। क्या कहलाती हैं? कृषि वनिकी कहलाती हैं आपकी, इसे आपको याद रखना, ठीक है। कृषि वनिकी कहलाती हैं जो कृषि और वनों की परस्पर अंतर क्रिया होती है ना, परस्पर क्रियाएं क्या कहलाती हैं? कृषि वनिकी कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो बताना है आपको वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष संशोधन किया गया था। 1989 में किया गया था, 86 में किया गया, 88 में और 1984 में किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आपका किस वर्ष किया गया था, संशोधन किस वर्ष किया गया था, ये बताना है आपको, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है 1988 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1988 में किया गया था। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चले आगे, अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन में मीडिया संसाधनों के रूप में किन टेलीविजन और चैनलों का उपयोग किया जा सकता है? तो बताना है आपको किन टेलीविजन चैनलों का उपयोग किया जाना है। तो पेडागोजी का प्रश्न है, प्लेटनेट, अर्थ, डिस्कवरी चैनल, बताइएगा। दोनों सही हैं, एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है एक और दो दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होने वाला, ठीक है। प्लेटनेट, अर्थ और डिस्कवरी चैनल, इन दोनों का क्या है मीडिया के रूप में आप टेलीविजन चैनलों पर उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। संसाधनों के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालक में संवेग होते हैं, बताइएगा। बालक में संवेग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, स्थायी होते हैं, अनुपस्थित स्थायी होते हैं, संतुलित होते हैं, असंतुलित होते हैं। पूछा है संवेग, तो संवेग कैसे होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56, तो असंतुलित होते हैं। कैसे होते हैं संवेग? कैसे होते हैं? असंतुलित होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है। आपके संवेगों क्या है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्या है चलता ही रहता है, ठीक है। तो स्थिरता नहीं रहती है, क्या रहती है? असंतुलित होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होने वाला, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है ये रहा, लिंग विभाजन की बात करते हैं तो आमतौर पर इसका उल्लेख होता है, किसका उल्लेख होता है बताइएगा। पुरुषों एवं महिलाओं के बीच जैविक अंतर है,
इसकी बात की जाती है। पुरुषों और महिलाओं को समाज पर सौंपी गई असमान भूमिकाएं हैं। असमान बाल लिंगानुपात हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है लोकतंत्र में महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार ना होना। तो पूछा है लिंग विभाजन की बात करते हैं तो आमतौर पर इसका उल्लेख होता है, किस चीज का उल्लेख किया जाता है, जल्दी बताइएगा। 57 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो पुरुषों और महिलाओं को समाज द्वारा सौंपी गई असमान भूमिकाएं, क्या कैसी भूमिकाएं? असमान भूमिकाएं हैं, ठीक है। ये लिंग विभाजन की बात होती है तो क्या किसकी बात की जाती है? पुरुषों और महिलाओं के समाज द्वारा सौंपी गई, क्या है, समाज की द्वारा सौंपी गई है, ये क्या असमान भूमिकाएं हैं जो हमें लिंग की विभाजन की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलें आगे, अगला प्रश्न ये रहा। कौन सी शिक्षण संरचना प्रेरणा की वह तकनीक के अनुकूल होती है? तो बताना है कौन सी शिक्षण योजना है जो प्रेरणा के अनुकूल होती है, बताइएगा। संकेत शिक्षण हो जाता है, श्रृंखला शिक्षण हो जाता है, दिए गए सभी विकल्प हो जाते हैं, समूह शिक्षण हो जाता है। बात की जाती है शिक्षण संरचना प्रेरणा की वाहन तकनीकी के अनुकूल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला। दिए गए सभी विकल्प कैसे हैं? सही हैं, ठीक है। संकेत शिक्षण के बारे में बात कर सकते हैं हम, सिग्नल लर्निंग के बारे में बात कर सकते हैं, श्रृंखला शिक्षण यानी चेन लर्निंग के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। समूह शिक्षण यानी ग्रुपिंग लर्निंग के बारे में भी बात करते हैं। ये तीनों चीज़ों के प्रति कैसी रहती है? अनुकूल रहती है। कैसी रहती है? अनुकूल रहती है, ठीक है। तीनों के लिए कैसी है? मोटिवेशनल है, ठीक है। संकेत शिक्षण, श्रृंखला शिक्षण और समूह शिक्षण, ठीक है। चलें आगे, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका जो राइट आंसर है सी है, ठीक है। आदर्श शिक्षक है, आदर्श शिक्षक के बारे में पूछा है। पूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाता हो, क्या वह आदर्श शिक्षक कहलाएगा? अपने छात्रों को सीखने में मदद करता है, क्या आदर्श शिक्षक कहलाएगा? एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है, क्या आदर्श शिक्षक कहलाएगा? अच्छा अनुशासन बनाए रखता है, क्या आदर्श शिक्षक? तो पूछा है आदर्श शिक्षक की जो विशेषताएं होती हैं क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। मान लो आप शिक्षक हैं, आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने आप को देखना चाहते हो, तो आपके अंदर की जो विशेषताएं होंगी, क्या 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 विशेषताएं होंगी, यानी क्या क्या क्वालिटी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो होने वाली है आपकी एक मित्र, एक मित्र होंगे आप। कैसे होंगे? एक मित्र होंगे, एक दार्शनिक होंगे और एक मार्गदर्शक होंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको लगेगा ऑप्शन सभी सही है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। पेडागोजी में यही तो रहता है कि बेस्ट ऑप्शन चुनो। तो बेस्ट ऑप्शन होता है एक मित्र हो जाता है, एक दार्शनिक हो जाते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में आपकी भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे शिक्षक के रूप में। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने जीवन में इन बातों को लाना, ठीक है। तो साथियों सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। इसकी PDF आपको कल यानी कल शाम को मिल जाएगी, ठीक है। कल वाली जो क्लास होगी उस क्लास के ख़त्म होते ही आपको तीनों क्लासों की एक साथ में PDF दे देंगे, ठीक है। आदर्श शिक्षक वाला हो अगला है। भारत में राष्ट्रीय पठन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बताना है। भारत में जो राष्ट्रीय पठन बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल है, मुंबई है, कोलकाता है? तो बताना है आपको कहाँ पर है। भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पूछा है पटसन। देखो पटसन को क्या बोलते हैं? जूट बोलते हैं, क्या, ठीक है, जूट बोलते हैं। अब जूट तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाता है? आपका सी ऑप्शन, कोलकाता में हो जाता है। देखो जूट को और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट को जाना जाता है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया था? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो जाता है। यहीं से हम कल की इस क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रश्न का आपको सभी को क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। जो नेक्स्ट क्लास होगी यहीं से स्टार्ट होने वाली साथी, ठीक है। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो सेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है साथियों। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं सभी साथियों को अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।